नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस एनसीईआरटी की एक नई सीरीज में। ये छठी क्लास का पहला चैप्टर है और आज हम बात करेंगे इतिहास के पहले चैप्टर की, जहाँ से हमारा छठी क्लास की एनसीईआरटी शुरू होती है। दोस्तों, आप जानते ही हैं इतिहास का यानी कि एनसीईआरटी का किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या रोल होता है, चाहे वो छठी क्लास की हो या 7th या 8th 9th 10th, उनकी अपनी एक अलग भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि अगर एनसीईआरटी में एक वर्ड भी लिखा है, अगर उसके ऊपर प्रश्न बनता है, वह काफ़ी साधारण किस्म का प्रश्न है। तो ऐसे में हमारा ये दायित्व बनता है कि एनसीईआरटी की सारी शब्दावलियों से लेकर के सभी अवधारणाओं पर हमारी एक बेहतर समझ हो। तो इसीलिए मैंने सारी एनसीईआरटीयों को आपके सामने प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। जो एनसीईआरटी छठी क्लास की पहला चैप्टर जो हमें सबसे पहले बताती है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमने इतिहास की परिभाषा को जाना है एक अलग क्लास के माध्यम से। तो आज हम ये जानेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखे टकों का मतलब होता है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। यहाँ तक कि हम यह भी जान सकते हैं कि वहाँ बच्चे क्या खेलते थे। तो इतिहास अतीत के बारे में जानने के लिए हम सब कुछ जान सकते हैं। जीविका के क्या साधन थे हम यह भी जान सकते हैं। लोगों की राजनीतिक क्या व्यवस्था थी हम यह भी जान सकते हैं। लेकिन यह साधारण तरीके से इस चीज़ को रखा गया है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अगला है कि लोग कहाँ रहते थे। तो एनसीईआरटी ने इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले आप इसे समझें, ये है किरथर और सुलेमान रेंज, वर्तमान पाकिस्तान में उपस्थित है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यानी कि 8000 ईसा पूर्व यहाँ गेहूं तथा जौ को उपजाने का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गेहूं और जौ को उपजाने का यहाँ पर साक्ष्य पाया गया है। सेकंड, आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी घाटी और गारो की पहाड़ियों पर हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसीलिए इसका अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। अगला हम ये पढ़ेंगे कि जो चावल का हमें जो साक्ष्य मिला है, एनसीईआरटी हमें सिर्फ इतना बताती है कि विंध्या के उत्तर के क्षेत्रों में सबसे पहले हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। यानी कि विंध्या के उत्तर की अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि उत्तर में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। अब उत्तर में क्षेत्र आने के लिए जितना भी विंध्या के उत्तर का क्षेत्र है वो सभी आ सकता है। जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कोल्डीबा में चावल का साक्ष्य हमें मिलता है। और इसके साथ साथ ये एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि सबसे पहले एक मगध एम्पायर था, जहाँ पर के पहले साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। नर्मदा घाटी में जो व्यक्ति था शिकारी जीवन जी रहा था और संग्राहक था, और साथ में यहाँ और जो खेती करने की जो बात थी वह विंध्या पहाड़ियों के तहत की जा रही थी। नेक्स्ट, अगर हम नगर की बात करें, जो नगर है एक है सिंधु नदी और दूसरा है गंगा घाटी। तो सिंधु घाटी में नगर देखने को मिला 4700 ईसा पूर्व, और जो नगर हमें गंगा घाटी में देखने को मिला वह 2500 ईसा पूर्व में देखने को हमें मिलता है। तो आइए आगे चलते हैं और बात करेंगे अब हम भारत देश के नाम के ऊपर। दोस्तों, भूगोल की वीडियो में हमने सबसे पहले वीडियो में भारत के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो छठी क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हमें बताता है कि भारत का जो इंडिया और जो भारत नाम है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इंडिया जो है वह इंडस नदी से आया है।
दरअसल ईरान और यूनान के जो लोग थे सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा करते थे। नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा गया। यानी कि जो सिंधु नदी है उसके पूर्व का जितना भी क्षेत्र है उसी क्षेत्र को इन लोगों ने इंडिया कहा। क्या आप बात समझे? ईरान और यूनानी लोगों ने ऐसा कहा। अब बात आती है भारत। भारत कैसे पड़ा? दरअसल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ आर्य लोग रहते थे। उन आर्यों में एक जन था जिसे हम कहते हैं भरत जन। ये जो भरत जन है कहते हैं कि इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से भी मिलती है जो कि लगभग 3500 ईसा वर्ष पुराने हैं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। तो दोस्तों अतीत के बारे में जानने के लिए कई तरीके हैं और एक जैसे कि अभिलेखों के माध्यम से, कुछ पुस्तकों के माध्यम से और जो भी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। हमने इतिहास की कक्षा में जाना है कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो इसमें हमें जो जानना है वो ये जानना है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखे हुए को हम पांडुलिपि कहेंगे। और दरअसल जो हमारे जितने भी साहित्य लिखे जाते थे वह लिखे जाते थे ताड़ पत्र पर। ये जो ताड़ का जो पत्र है, जो ताड़ पत्र हम किसे कहते हैं? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर, भोजपत्र को हम ताड़पत्र कहते हैं। अब अंग्रेजी में एक शब्द आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब है? यह शब्द लैटिन शब्द मैनू से लिया। मैनू जिसका अर्थ है हाथ से निकलना, इसका भी अर्थ होता है मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से निकलना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। दरअसल हमारे यहाँ पर जितने भी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई हैं यह इनको कीड़े खा चुके हैं और ये अधिकांशतः नष्ट हो चुकी हैं। कुछ शासकों ने अभिलेख भी लिखवाए। अशोक काफ़ी प्रमुख है अभिलेख लिखवाने के मामले में। अशोक के अभिलेखों की एक लंबी सूची पाई जाती है। प्राकृत भाषा में लिखवाए थे अशोक ने अपने अभिलेख। जो लिपि थी ब्राह्मी थी, अरामाइक भी थी कई जगह, खरुष्टी भी पाई गई है एक जगह। और तो जब इतिहास की कक्षा करेंगे तो उसमें हम जानेंगे। अब बात आती है कि इतिहासकार कहते किसे हैं। देखो एक शब्द आता है हमारे सामने कि अतीत। अब अतीत क्या होता है? अतीत हम कहते किसे हैं? तो जो अतीत एक शब्द है ये सभी लोगों के लिए अलग अलग है। राजा के लिए अतीत का मतलब अलग है और जन सामान्य के लिए अतीत का मतलब अलग है। तो राजा, किसान या मजदूर, श्रमिक इत्यादि इन सब के लिए अतीत का मतलब अलग है। राजाओं ने अपने इतिहास का लेखन किया तो इस कारण से इतिहास लेखक राजाओं पर केंद्रित हैं। अब राजाओं ने अपना इतिहास लिखा तो आज इतिहास जो लेखक हैं उनकी मजबूरी है राजाओं को ऊपर केंद्रित होना इतिहास के अंदर। जन सामान्य ने अपना इतिहास नहीं लिखा तो इसीलिए हमें उनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। यहाँ हमने दो चीज़ें समझी। पहला कि राजा ने ही अपना इतिहास लिखा, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों ने अपना इतिहास नहीं लिखा। तो जो हमारा इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है वो राजाओं पर केंद्रित है। और जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार हम किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं और अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तिथियों का मतलब क्या है। सबसे पहले आज है 2022, तो 2022 का सबसे पहले मतलब क्या है। आज हम इसे 2022 कहेंगे तो 2022 ईस्वी कहेंगे। 2022 ईस्वी का मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म को 2022 साल हो चुकी हैं। यानी कि मान के चलो यहाँ 0 है, यहाँ पर ईसा का जन्म होता है। 2000 साल, 2000 ईसा पूर्व का क्या मतलब है कि ईसा के जन्म के 2000 साल पहले की बात है।
और 2000 ईसा पूर्व को हम BC भी कह सकते हैं। BC का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। और ईसवी को हम AD कहते हैं इंग्लिश में, और AD का क्या मतलब है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है के पश्चात से, यानी कि 2022 तक की बात हो रही है। और हम AD को कई देशों में कॉमन ईरा यानी कि CE भी कहा जाता है। CE क्या है? CE कुछ नहीं है बल्कि AD का ही एक दूसरा नाम मान सकते हैं। AD के स्थान पर हम CE यानी कि कॉमन ईरा का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे AD के स्थान पर CE का प्रयोग करते हैं, वैसे ही BC के स्थान पर BCE का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका मतलब है बिफोर कॉमन ईरा।